Bismillahirrahmanirrahim. This is Sayyid Ahmad Gilani, and today we will be discussing book exercises of unit number 16, School versus Education, from first year English book. Come to page 150 in your book. The first exercise, vocabulary and grammar. This is prefix. Put the correct prefix in each blank to complete the sentence. Include hyphens where necessary. यहाँ पे आप लोगों ने prefix put करना है. आपके पास यहाँ पे 8 prefixes आपको पिंक बॉक्सेस में नज़र आ रहे हैं और नीचे ब्लैंक्स में आपने इसको पुट करना है. अब प्रीफिक्स आई होप आपको पता होगा कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रीफिक्स को डिस्कस करते हैं कि प्रीफिक्स असल में क्या होता है. व्हाट इज़ अ प्रीफिक्स? अ प्रीफिक्स इज़ अ वर्ड पार्ट दैट इज़ एडेड बिफोर द रूट और स्टैम्प और बेस वर्ड. आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं. प्रीफिक्स ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं. प्रीफिक्स 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स हो सकते हैं जिनको हम वर्ड से पहले, किसी रूट वर्ड से पहले हम उसको जब लगाते हैं तो उससे कोई नया वर्ड बन जाता है. जैसे कि प्रीफिक्स मतलब प्री जो है, प्री का मतलब है पहले. जैसे बोर्ड से पहले आप लोगों के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बोर्ड से पहले के एग्ज़ाम होते हैं. जो हमारे पास जो वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर गुजरी है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जब हम उनसे पहले की सिचुएशन की बात करते हैं, उनसे पहले की जो दौर की बात करते हैं तो उसको हम प्री वर्ल्ड वॉर एरा कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर से पहले का जो दौर था. यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब है कि वो लेटर जो कि किसी रूट वर्ड के शुरू में हम लगाते हैं उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल आपके पास है, हमारे पास एक रूट वर्ड है ले, उसके साथ हमने जो प्रीफिक्स जो है मिस हमने लगा दिया तो ये बन गया मिस ले. ये एक नया वर्ड हमारे पास आ जाता है. लेकिन जो ले है उसकी अपनी जगह पे पूरी उसकी अपनी एक अहमियत है, उसकी अपना एक पूरा कंप्लीट मीनिंग है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि ले का कोई मतलब नहीं है. ले का अपनी जगह पे मतलब है, इसलिए उसको रूट वर्ड कहा जाता है. हर वो वर्ड रूट वर्ड होता है जिसका अपनी जगह पे कंप्लीट मीनिंग होता है. इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में आप देखें काइंड. जो काइंड है उसका भी अपना एक कंप्लीट मीनिंग है, ये भी रूट वर्ड है. और जब हम इसके साथ यू एन लगाते हैं जो प्रीफिक्स है तो ये बन जाता है अनकाइंड. ये एक नया वर्ड भी बन जाता है और ये मीनिंग भी चेंज हो जाता है इसका. इसी तरह एक्ट है हमारे पास, और एक्ट के साथ जब हम री लगाते हैं तो इट बिकम्स रिएक्ट. इट इज़ नाउ अनदर वर्ड, इट हैज़ अनदर मीनिंग. और प्रीफिक्स इटसेल्फ कि जो फिक्स है वो अपना एक वर्ड है, और जब हम उसके साथ प्री लगाते हैं तो ये बन जाता है प्रीफिक्स. तो रूट वर्ड अगर आपको पता हो कि रूट वर्ड क्या होता है, उसके साथ फिर आप प्रीफिक्स और सफिक्स जो है, जो प्रीफिक्स के अलावा दूसरा जो है सफिक्स, उसमें हम लगा सकते हैं. लेकिन जो प्रीफिक्स है, जो सफिक्स हैं, वो हमेशा और हमेशा रूट वर्ड के साथ ही लगते हैं. इट मीन्स ऐसे वर्ड्स के साथ लगते हैं जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है. अब हम बुक एक्सरसाइज जो है हमारी पेज 150 उसकी तरफ चलते हैं. पेज 150 पे आपके पास एक्सरसाइज सामने आपको नज़र आ रही है. इसमें आपके पास 8 प्रीफिक्सेस हैं पिंक बॉक्सेस में. इसमें पुट करने मैंने पहले से इसलिए किया हुआ है क्योंकि आपको साथ साथ में समझाता भी रहता हूँ कि इसमें कैसे ये वाला सूटेबल है हमारे लिए. द डैश लिंगुअल स्टाफ एट दिस स्कूल विल मेक यू फील वेरी वेलकम. लिंगुअल स्टाफ कहते हैं, स्टाफ स्कूल में मतलब टीचिंग स्टाफ को होता है. लिंगुअल मतलब इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज, और अगर हम इसके साथ मल्टी लगाते हैं तो इसका मतलब है जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो एक से ज़्यादा ज़बानों को जानते हैं. दे आर मल्टीलिंगुअल. तो ऐसे लोग जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज पे कमांड रखते हों या बोल सकते हों उनको हम मल्टी लिंगुअल कहते हैं. जिनको सिर्फ 2 लैंग्वेजेस आती हों हम उनको बायलिंगुअल कहते हैं, और जिसको सिर्फ एक ज़बान आती है उसको हम यूनिलिंगुअल कहते हैं. लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टाफ की बात हो रही है तो स्टाफ में एक से ज़्यादा भी ज़बानें, ऐसे टीचर्स भी होंगे जो कि एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं उनको जानते होंगे. तो इसलिए यहाँ पे द मल्टीलिंगुअल स्टाफ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है. सेकंड में ही हैज़ बीन चार्ज विद डैश यूज़ ऑफ कंपनी फंड्स. तो यहाँ पे मिस सुटेबल इसलिए है क्योंकि मिस यूज़ आपने सुना होगा किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना. तो यूज़ के साथ जब हम मिस लगाते हैं और यूज़ की अपनी जगह पे एक कंप्लीट मीनिंग है तो मिस यूज़ एक नया वर्ड भी हमारे पास बन जाता है और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. थर्ड, नॉन गवर्नमेंट फोर्सेज डैश गवर्नमेंट फोर्सेज. तो गवर्नमेंट के साथ हम नॉन लगाएंगे तो एक गवर्नमेंट का मतलब है सरकारी और नॉन गवर्नमेंट का मतलब है गैर सरकारी. नंबर 4, दिस वाज एन ईजी अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ एन डैश एयरक्राफ्ट मिसाइल बट वाज रिप्लेस्ड विद इन अ ईयर ड्यू टू रिपीटेड माल फंक्शन. एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है, एयरक्राफ्ट मिसाइल जो कि हवा में उड़ के वार करता है, हमला करता है, उसके साथ जो
एक वर्ड एंटी जो हम अगर लगा दें तो इसका मतलब है कि ये ज़मीन से मिसाइल उड़ता है और हवा में जो एयरक्राफ्ट होते हैं उन पे अटैक करता है, उनको ख़त्म करता है। एंटी का जो वर्ड है इसका मतलब होता है ख़त्म करना। जैसे वायरस है तो उसके साथ हम लगाते हैं एंटी वायरस, वायरस को ख़त्म करता है। बायोटिक है मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड है, हम उसके लिए एंटीबायोटिक जब लगाते हैं मतलब बैक्टीरिया को ख़त्म करने के। जो एंटी का वर्ड है ये ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का मतलब है वो मिसाइल जो कि दूसरी जहाज़ों को तबाह करे, उसको ख़त्म करे। तो यहाँ पे इसके लिए ये वर्ड बिल्कुल फिट आता है। नंबर 5 में देखें, द मीट वॉज सुपर बट द पास्ता वॉज कम्प्लीटली डैश कुक्ड एंड टेस्टेड लाइक वेट कार्डबोर्ड। जो गोश्त बना हुआ था वो बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन जो पास्ता था वो प्री कुक्ड, यहाँ पे प्री इसलिए सेट आता है क्योंकि प्री कुक का मतलब है पहले से बना हुआ था, और उसका जो टेस्ट था बिल्कुल एक गीले कागज़ की तरह था। The shop was closed down for having sold cigarettes to dash age customers. अंडर एज कस्टमर्स को सिगरेट जो है सेल करना ऐसे भी कानूनन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे हम अंडर जो है एज के साथ जब आते हैं एक नया वर्ड भी बन जाता है, और एज की अपनी जगह पर भी एक इंपॉर्टेंस है, उसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग है। आई एम नॉट अ सोशलिस्ट नाउ, मैं अब सोशलिस्ट नहीं हूँ। आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज एन एक्स कम्युनिस्ट। अब सोशलिज्म और कम्युनिज्म बिल्कुल आइडियोलॉजीज़ एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, इसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन काफ़ी मिलती जुलती हैं। इसलिए यहाँ पे एक्स कम्युनिस्ट इसलिए कहा गया कि पहले कम्युनिस्ट हुआ करता था, सांप का, अब नहीं है। बट आई हैव चेंज माई ओपिनियंस ऑन मैनी मैटर्स। और लास्ट में हमारे पास एक ही प्रीफिक्स बचता है, वो है ओवर, और वो यहाँ पर भी बिल्कुल सेट आता है कि आई यूज टू वर्क फॉर अ लार्ज ओवर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्कड इन द थर्ड वर्ल्ड टू इम्प्रूव एजुकेशन प्रोविजन। ये सारे प्रीफिक्सेस थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम पेज 151 पे चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास ग्रामर की एडवर्ब एक्सरसाइज है। ग्रामर पेज 151, ये एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स। एडवर्ब्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। ये जो एडवर्ब है असल में अगर आप एड और वर्ब को अलग अलग पढ़ें तो आपको महसूस होगा कि ऐड समथिंग टू वर्ब की बात हो रही है, कि वर्ब में किसी एडिशन की बात हो रही है, एडवर्ब। तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं कि जो हमें वर्ब के बारे में बताते हैं, जो वर्ब की मीनिंग में कुछ एडिशन लेकर आते हैं, और सिर्फ ये हमें वर्ब्स के बारे में नहीं बताते बल्कि ये हमें एडजेक्टिव्स के बारे में भी बताते हैं, ये हमें दूसरे एडवर्ब्स के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि ये डेफिनेशन आपके सामने नज़र आ रही होगी। एन एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अदर एडवर्ब, क्लॉज और सेंटेंस। मतलब ये सिर्फ हमें वर्ब के बारे में नहीं बताती बल्कि ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, ये हमें दूसरे एडवर्ब के बारे में बताते हैं, ये हमें क्लॉज के बारे में बताते हैं, सेंटेंस के बारे में बताते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं आप इनको देखें। शी रन्स क्विकली, यहाँ पे क्विकली जो है वो रन को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, और रन यहाँ पे वर्ब है। दे वर रियली अनहैप्पी, अनहैप्पी जो है यहाँ पे ये एडवर्ब है और रियली को मॉडिफाई कर रहा है। जो रियली है यहाँ पे, सॉरी, एडवर्ब है, अनहैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है। जॉन प्लेस टेनिस वेरी वेल। अब जो वेल है वो एडजेक्टिव है, और वेरी वेल, तो ये जो वेरी है एडवर्ब, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। श्योरली ही विल बी ऑन टाइम एंड ही विल डू इट वेल। अब यहाँ पे क्लॉज और सेंटेंस की बात आ गई है। फॉर्चुनेटली शी वेंट होम। अब श्योरली और फॉर्चुनेटली ये जो दो हैं ये क्लॉज और सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मतलब एक एडवर्ब जो है सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि सेंटेंस, क्लॉज, दूसरे एडवर्ब्स और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। नाउ लेट्स गो बैक टू पेज 151। ग्रामर, एडवर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स। अब हम अपनी उस डेफिनेशन के साथ टैली करके भी देखते हैं। एडवर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। अब यहाँ पे एडवर्ब्स आपको दिए गए हैं और उसको आपने देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला आपके पास है, तो नंबर 1 हमारे पास है आई डैश गो टू बेड एट 10 o'clock। इसमें आपके पास 3 एडवर्ब्स दिए गए हैं जो सूटेबल है, आपको लग रहा है कि जो सूटेबल इसमें आना चाहिए वो हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से सूटेबल यूजुअली नेवर हमें सही लग रहा है, इस सूटेबल ज़्यादा इसमें नेवर ही आएगा कि मैं कभी भी सऊदी अरब नहीं गया, तो इसके लिए यहाँ पे नेवर आएगा। नंबर 3, आई हैव बीन टू टर्की जस्ट डैश। पहला आपके पास ऑप्शन है 1, दूसरा वंस, तीसरा भी वंस है, ये आप लोग देख लें। लेकिन इसमें से जो करेक्ट हमें लग रहा है, जो नज़र भी आ रहा है सबको, वो वंस है, दरमियान वाला। इसका मतलब है एक बार, कि मैं एक बार टर्की गया हूँ। आई डैश टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड। आई डैश वंस ऑलवेज एवर। वंस इसमें तब आता जब ये पास्ट टेंस में होता सेंटेंस, लेकिन इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस।
तो इसमें वंस नहीं आता, ऑलवेज और एवर में आपने देखना है, तो इसमें ऑलवेज जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। नंबर 5, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन बनू, आई विजिट दैम, कि मेरे जो दादा दादी हैं वो बनू में रहते हैं और मैं उनसे मुलाकात के लिए जाता हूँ। वंस एक बार, ऑफन मतलब अक्सर, तो वंस फिर भी यहाँ पे ठीक इसलिए नहीं आता क्योंकि ये रूटीन की बात है, ये नॉर्मल लाइफ की बात है, ये रूटीन की बात है कि वो उसे अक्सर मिलने जाता है तो यहाँ पे फिर ऑफन आता है। माई पेरेंट्स आर डैश नॉन स्मोकर्स, सॉरी माई फ्रेंड्स आर डैश नॉन स्मोकर्स, तो इसमें जो मोस्ट है वो मोस्टली है, तो इसमें मोस्टली एल वाई भी आया हुआ है, एडवर्ब जो है वो आखिर में एल वाई आता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहीं से कि जो एडवर्ब्स हैं उनमें ज़्यादातर लास्ट में 80% एडवर्ब्स के आखिर में आपको लास्ट में एल वाई नज़र आता है, लेकिन ये 100% नहीं होता, इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। 20% ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जिनके आखिर में एल वाई नहीं आता, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पर एल वाई आपको नज़र आ जाए तो ये बहुत बड़ा हिंट होता है, बहुत बड़ा साइन है कि इट इज़ एन एडवर्ब। और यहाँ पे हमने लगाना भी एडवर्ब है, तो यहाँ पे इसलिए मोस्टली ज़्यादा फिट आता है। आई वॉज डैश इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस टू सच वेरी, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर वेरी जो है वो सही आता है, ऑप्शन है। आई डैश गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, समटाइम्स, तो इसमें लास्ट वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। आई वॉच इंग्लिश फिल्म्स डैश वंस ऑलवेज ओकेजनली, इसमें भी अगर ये पास्ट टेंस होता, आई वॉच्ड होता, तो फिर वंस यहाँ पर आ सकता था कि एक बार देखी इंग्लिश मूवी, और ऑलवेज है तो फिर भी ऑलवेज भी आ सकता है कि मैं हमेशा इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ, और ओकेजनली भी आ सकता है कि मैं कभी कभी देखता हूँ। तो इस ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें ऑलवेज लगाते हैं या ओकेजनली लगाते हैं, दोनों ठीक आते हैं। दे डैश गो आउट, दे रेयर गो आउट, दे वंस गो आउट, दे रेयरली गो आउट, वही एल वाई लास्ट वाली बात है कि आप आखिर में देखें रेयर के साथ एल वाई लगा हुआ है, रेयरली इसका मतलब है कभी कभार, शाज़र और नादिर, तो दे डैश गो आउट, दे रेयरली गो आउट। तो ये आपकी बुक एक्सरसाइज थी पेज 151 की, जो कि एडवर्ब से रिलेटेड है। मैं आपको फिर कुछ एडवर्ब्स बताता हूँ, वो आप लोग देखें। कुछ एडवर्ब्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं, जैसे हैप्पीली, केयरफुली, वेरी, सैडली, लाउडली, जॉयफुली, एंग्रीली, क्वाइटली, केयरलेसली, एनर्जेटिकली, नर्वसली। इसमें देखें आपको ये सारे एडवर्ब्स हैं, लेकिन इसमें आपको तीसरे नंबर पे जो थर्ड नज़र आ रहा है उसके साथ आपको एल वाई नज़र नहीं आ रहा, ये वेरी है। इस तरह काफ़ी और एडवर्ब्स हैं जिनके आखिर में एल वाई नहीं आता, लेकिन ये सारे एडवर्ब्स जो बाकी देखें इस पिक्चर में कितने ज़्यादा एडवर्ब्स हैं, लेकिन सिर्फ एक यहाँ पे विदाउट एल वाई है। इसका ये मतलब ये भी मैसेज शो हो रहा है इस पिक्चर से कि सिर्फ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स में, बहुत कम ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एल वाई नहीं लगता। मेजॉरिटी केसेस में एल वाई जो है वो डेफिनेटली एडवर्ब के साथ लगता है। और आई होप कि ये दो एक्सरसाइजेज आपको समझ आ गई होंगी यूनिट नंबर 16 की, जो कि स्कूल वर्सेस एजुकेशन है फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक में।